स्वागत है आप सबका हमारे चैनल ऑल अबाउट सिविल इंजीनियरिंग में, जहां पे बातें होती हैं सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। मेरा नाम है प्रांजल मलिक। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज जिस टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं वो थोड़ा डिफरेंट है और नया भी है। किसी भी बिल्डिंग के न्यू कंस्ट्रक्शन के बारे में तो आप सबको पता ही है, बट क्या आप लोगों को पता है कि किसी पुरानी और डैमेज बिल्डिंग को यूजेबल बनाने के लिए किस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है? इस टेक्निक को हम बोलते हैं रेट्रोफिटिंग। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है रेट्रोफिटिंग। रेट्रोफिटिंग का नाम आते ही जो एक चीज़ हमें पता है या जो चीज़ हमारे दिमाग में आती है वो है कॉलम जैकेटिंग। बट आज के टाइम पे रेट्रोफिटिंग बहुत ही वाइडली काम करता है और इसके अंदर काफ़ी नए तरीके आ चुके हैं बिल्डिंग की स्ट्रेंथनिंग के लिए। तो आज हम उन्हीं सब तरीक़ों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं रेट्रोफिटिंग को समझने की कि रेट्रोफिटिंग क्या है और इसका क्या पर्पज़ है। अभी आपकी स्क्रीन पर ये डेफिनेशन रेट्रोफिटिंग की, पहले हम इसको समझते हैं। तो व्हाट इज़ रेट्रोफिटिंग? रेट्रोफिटिंग ए बिल्डिंग इन्वॉल्व्स चेंजिंग इट्स सिस्टम और स्ट्रक्चर आफ्टर इट्स इनिशियल कंस्ट्रक्शन एंड ऑक्यूपेशन। दिस वर्क कैन इम्प्रूव एमिनिटीज़ फॉर द बिल्डिंग्स ऑक्यूपेंट्स एंड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द बिल्डिंग। तो इस डेफिनेशन से हमें क्लियर होता है कि रेट्रोफिटिंग का मतलब किसी प्री कंस्ट्रक्टेड या डैमेज बिल्डिंग की परफॉर्मेंस या उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होता है। अब ऐसा भी नहीं है कि किसी डैमेज बिल्डिंग में ही रेट्रोफिटिंग का काम किया जाता है। मैं आपको बताता हूँ, अगर सपोज़ कीजिए आपने कोई बिल्डिंग बनाई 2 फ्लोर की, बट अब आप चाहते हैं कि 1 फ्लोर और ऊपर बढ़ाना चाहते हैं, बट बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन हुआ है वो 2 फ्लोर के लाइव एंड डेड लोड कैपेसिटी के हिसाब से हुआ है। तब इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? उस सिचुएशन में हम जो फाउंडेशन की कॉलम है, जो इनिशियल पार्ट है कॉलम का, उसको हम रेट्रोफिट करेंगे, मतलब उनकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी हम बढ़ाएंगे। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि इंडिया में रेट्रोफिटिंग के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। तो हम बेसिकली 2 तरह की टेक्निक यूज़ करते हैं किसी भी बिल्डिंग की स्ट्रेंथनिंग के लिए, और वो 2 टेक्निक है आप देखेंगे अपनी स्क्रीन पर। नंबर 1 जैकेटिंग। तो जैकेटिंग है, ये सिर्फ कॉलम्स एंड बीम की स्ट्रेंथनिंग के लिए यूज़ होती है। दूसरे नंबर पे जो हमारी टेक्निक जो हम यूज़ करते हैं वो है माइक्रो कंक्रीटिंग। ये मेथड हम हर तरह के स्ट्रक्चर के लिए यूज़ करते हैं। ये सबसे ज़्यादा कॉस्टली मेथड है, बट सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करने में भी हमें इसी टेक्निक से हेल्प मिलती है। सबसे पहले हम समझते हैं कि जैकेटिंग को, यह टॉपिक काफ़ी क्लियर हो जाता है इसके नाम से, जिसका मतलब है किसी भी एलिमेंट को किसी प्रोटेक्टिव चीज़ से कवर करना, वो होता है जैकेटिंग। बट ये मेथड सिर्फ कॉलम्स और बीम के लिए यूज़ होता है, क्योंकि किसी भी स्लैब की जैकेटिंग करना ना तो पॉसिबल है और ना ही उसका कोई फ़ायदा मिलता है इन रिस्पेक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। जैकेटिंग भी 2 तरह से की जाती है। एक होती है जिसमें कॉलम कवर किया जाता है एमएस प्लेट से, और दूसरा जिसमें कॉलम के चारों तरफ हम शटरिंग या फोम वर्क करके हम कंक्रीट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं एमएस जैकेटिंग। इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पर एक कॉलम है जो कि काफ़ी ज़्यादा डैमेज्ड है, एंड इस पर हमें एमएस जैकेटिंग करनी है। तो इसका क्या प्रोसेस होगा, कैसे हम वो एमएस जैकेटिंग करेंगे, मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। अब सबसे पहले हमारा जो प्रोसेस होगा वो होगा जो हमने इस कॉलम पे पहले से प्लास्टर किया हुआ है, हम पहले उसको रिमूव करेंगे। उसको रिमूव करने के बाद जितनी लूज़ कंक्रीट हम निकाल सकते हैं जिसकी वजह से कॉलम डैमेज हुआ है, उसको हम चिप करेंगे, या तो मैनुअली या फिर मैकेनिकली, ये मतलब मशीन से। उसके बाद ही हम जैकेटिंग का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। तो प्लास्टर और लूज़ कंक्रीट निकालने के बाद हम एमएस प्लेट्स को कॉलम के चारों तरफ रखकर वेल्ड करेंगे। जो एमएस प्लेट की जो थिकनेस होगी वो हम 8 mm से 32 mm तक रख सकते हैं, जो वेरी करती है कि हमें कितनी लोड बेयरिंग कैपेसिटी उस कॉलम की बढ़ानी है। इसके बाद एमएस प्लेट्स को फिक्स करने के बाद उस पर ड्रिल करने के वेल्ड करने के बाद अच्छे से हम एमएस प्लेट्स में ड्रिल मशीन से होल करेंगे। उसमें हम फास्टनर फिक्स करेंगे जो कि हमारी जो एग्जिस्टिंग कंक्रीट है कॉलम की उसके अंदर तक जाए, जिससे हमारी एमएस प्लेट की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब प्लेट्स के हिलने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। और इससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर मान लो हमने प्लेट्स लगा दी और उसके बाद वो अपनी जगह से हिल जाती हैं, स्टेबल नहीं होती हैं, तो फिर इस जैकेटिंग के प्रोसेस का कोई फ़ायदा नहीं है। और उसके बाद हमारी एमएस प्लेट्स हैं, उन पे दोनों साइड हम पहले से ही प्राइमर की कोटिंग करके रखेंगे, जिससे उन पे इन फ्यूचर रस्ट ना लगे। अब इसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट मेथड। अब अगर आप पूरे प्रोसेस को रिवाइंड करके दोबारा से समझते हैं तो सबसे पहले हमने प्लास्टर और लूज़ कंक्रीट को निकाला था, उसके बाद हमने एमएस प्लेट को फिक्स किया था। इसके बाद अब आप अगर ध्यान से देखेंगे पूरा, तो हमारी प्लेट्स और कॉलम के सरफेस में कुछ गैप बचेगा जहाँ से हमने लूज़ कंक्रीट निकाली थी। तो अब इस गैप को फिल करने के लिए हम इसमें कंक्रीट स्लरी या माइक्रो कंक्रीट फिल करेंगे।
तो जो कि डिपेंड करता है कि कॉलम कितना डैमेज था। अगर कम डैमेज था तो सीमेंट स्लरी से भी काम चल जाएगा, और अगर ज़्यादा डैमेज था तो माइक्रो कंक्रीट को हम फिल करेंगे। माइक्रो कंक्रीट के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें ताकि सब आप अच्छे से समझ में आ सके। तो माइक्रो कंक्रीट या स्लरी फिल करने के बाद हम एमएस प्लेट पर उनके एक्सटर्नल सरफेस पर प्लास्टर करेंगे, जो कि ऑप्शनल है। आप चाहे तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, इससे इसकी कॉलम की स्ट्रेंथ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर देखने में प्लेट्स थोड़ी बुरी लगेंगी, तो आप प्लास्टर करके भी छोड़ सकते हैं। हम समझते हैं सेकंड टाइप ऑफ जैकेटिंग को, जिसको हम कंक्रीट जैकेटिंग भी बोलते हैं। इसका पहला स्टेप भी एमएस जैकेटिंग के सेम है। इसमें सबसे पहले डैमेज कॉलम का प्लास्टर रिमूव करेंगे एंड देन लूज कंक्रीट को निकालेंगे। बट अब इसमें हम एमएस जैकेटिंग की तरह लूज कंक्रीट निकालने के बाद, जैसे हमने डायरेक्ट एमएस प्लेट लगाई थी, इसमें लूज कंक्रीट निकालने के बाद ऐसे डायरेक्ट हम कंक्रीट फिल नहीं करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि लूज कंक्रीट को निकालने के बाद हमारा कुछ एग्जिस्टिंग स्टील विजिबल है। जिस स्टील को पहले कॉलम में डाला गया था वो दिखाई दे रहा है, जिस पे काफ़ी सारा रस्ट लगा हुआ है, जो कि इस डैमेज के रीज़न में से एक है। तो उस पे हम एक केमिकल का कोट लगाएंगे, जिसको हम बोलते हैं रस्ट रिमूवर। इसको लगाने से जो रस्ट लगा हुआ है वो काफ़ी हद तक निकल जाएगा। उसके बाद हम उसी स्टील पर एक और केमिकल लगाएंगे जो है एंटी रस्ट, जिससे हमें एक श्योरिटी मिलेगी कि दोबारा इस स्टील पर रस्ट ना लगे। अब इसके बाद हम इस कॉलम के चारों तरफ न्यू रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराएंगे। इस रेनफोर्समेंट को हम लगाने के लिए न्यू स्टील बार्स को बेस प्लेटफॉर्म में, जो कि कॉलम का बेस प्लेटफॉर्म है, जैसे कि अगर फुटिंग्स के कॉलम है तो फुटिंग में, अगर किसी फ्लोर पे कॉलम है तो फ्लोर की डेप्थ तक रिबार करेंगे रिबार केमिकल की हेल्प से। जैसे कि जो रिबार केमिकल होते हैं HY200 एंड HY500। उसके बाद हम इसमें स्टीरप्स लगाएंगे एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम इसमें लगाएंगे वो है शेयर कनेक्टर। शेयर कनेक्टर मतलब 8 mm डाया बार, जो कि मेन रेनफोर्समेंट के साथ लगा होगा, एंड शेयर कनेक्टर को हम कॉलम के सरफेस में रिबार करेंगे। ये सब करने के बाद हम कॉलम के चारों तरफ शटरिंग करेंगे एंड उसके बाद कंक्रीटिंग करेंगे, और कॉलम का साइज़ मैक्सिमम चारों तरफ से 75 mm से 150 mm ही बढ़ाएंगे। तो हम स्टील फिक्सिंग एंड शटरिंग उसको ध्यान में रखते हुए ही करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा कंक्रीटिंग मेथड जैकेटिंग का। तो ये थे हमारे दोनों मेथड, जैकेटिंग, रेट्रोफिटिंग के। इससे अगला जो हमारा टॉपिक है माइक्रो कंक्रीटिंग मेथड, वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। अगर आपको यहाँ तक समझ आया तो कमेंट करके बताइए, और अगर आप भी चाहते हैं कि माइक्रो कंक्रीटिंग मेथड पे वीडियो जल्दी से जल्दी आए तो कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।